हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। फटाफट लिंक को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास का बेनिफिट उन सभी नीडी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मिल सके जो किसी कारणवश कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है, जोधपुर नहीं आ सकता है। वो बच्चा घर पे बैठ के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेनिफिट्स ले सकता है बच्चों। तो फटाफट लिंक को ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि आज की इंपॉर्टेंट क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। पवन, मोनिका, तालिब, धर्मा, प्रियंका, अशोक, रिंकू, पीके सैनी, इलियास, प्रिया, श्री भगवान राजपूत, जे यादव, सोमू, दीपक कुमार, वर्षा, रश्मि, सुमन, अशोक कुमार, प्रीति, अब सभी को वेरी गुड इवनिंग। और आज को क्लास को कैरी करने से पहले हमेशा की तरह जो मैक्सिमम क्वेरी होती है, जो मैक्सिमम इंक्वायरी होती है जेएनसी गुरुकुल में, उसको क्लियर करते हुए फर्दर कैरी ऑन करते हैं। मैंने कल ही बताया था बच्चों की स्पेशल बेनिफिट बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को जेएनसी परिवार की तरफ से दिया गया है। कल कुछ टेक्निक एरर की वजह से बच्चों को परेशानी जरूर आई होगी, बट अभी ऑलमोस्ट सब कुछ स्मूथ हो गया है। तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 के लिए कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स का रिकॉर्डेड एचडी क्वालिटी वीडियो का सिलेबस अवेलेबल है बच्चों। जो बच्चा जेएनसी परिवार नहीं पहुंच सकता है वो घर बैठ के जेएनसी परिवार के टीम के द्वारा पढ़ाई गई क्लासेस को एंजॉय कर सकता बच्चों। बस देर किस बात की, प्ले स्टोर पे जाना है, जेआईएनसी जोधपुर के ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग पर जाना है, क्लिक करना है, पेमेंट करना है, लॉग आउट और लॉग इन करना है। क्योंकि बच्चों ये 2 दिन का स्पेशल ऑफर जेएनसी परिवार की तरफ से आपको दिया गया है 15 और 16 फरवरी को, और इस ऑफर में फीस आपकी 5999 है। अदरवाइज फीस बच्चों 6499 होता है। इस बेनिफिट का सभी फायदा उठाएं। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरी कमिंग फ्यूचर जनरेशन। ओके, थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने पुट कर रहा हूं। थोड़े ट्रिकी, थोड़े रैशनल वाले क्वेश्चन होंगे। आई एम ट्राई टू डू बेस्ट, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सिलेक्शन होने में कंट्रीब्यूट करेंगे बच्चों। पहला एमसीक्यू आप लोगों के पास में ध्यान से देखिएगा। पहला एमसीक्यू आप सभी के सामने है। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर अ नर्स एड टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट स्टेटस विद। देखिएगा, चारों में से वो कौन सा इंटरवेंशन जो अप्रोप्रिएट है? डियर नर्सेज, एड टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लाइंट स्टेटस विद। मतलब इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन हम किसके साथ फर्दर शेयर कर सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एनीवन द नर्स एड सी फिट, द क्लाइंट्स फैमिली मेंबर, the client's family member, the client's roommate, the client's roommate, then the staff on the next shift, the staff on the next shift. Question थोड़ा tricky है, but I hope you will put the right answer. I hope you will put the right answer. ध्यान से सुनना बच्चों, कौन सा appropriate nurses aid है to share the information regarding client मतलब patient, client मतलब patient, status with, किसके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना अप्रोप्रिएट होगा बच्चों? ए, बी, सी, डी ऑप्शन आपके सामने। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वी नेवर ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर विद द फैमिली मेंबर। ध्यान से रखना, वी नेवर ऑल द इंफॉर्मेशन शेयर विद द फैमिली मेंबर। कभी भी सारी इंफॉर्मेशन हम फैमिली मेंबर के साथ शेयर नहीं करते। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, क्या बात है। ज्यादातर बच्चों ने डी पुट किया। बच्चों डी को लॉक कर दिया जाए। क्या बात है। यस, इस तरीके के जो नए एमसीक्यू होते हैं और आप लोग बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं बच्चों। यही क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्ट्रांग बनाते हैं। डी आप लोगों ने पुट किया है और डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना, पेशेंट की जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है, पेशेंट का जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होता है बच्चों, उस इंफॉर्मेशन को नेवर
कंप्लीटली सारी इंफॉर्मेशन को नेवर शेयर विथ फैमिली, नेवर शेयर विद द फैमिली, इवन पेशेंट। दोनों को पेशेंट की कंडीशन की पूरी जानकारी नहीं देते हैं। कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स को यूज करते हैं। सपोज एक पेशेंट है, वो HIV पॉजिटिव है, और डायरेक्टली वी कैन नॉट से टू एवरीवन, वी शुड ट्राई टू काउंसिल। इसीलिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है हम डायरेक्टली पेशेंट को फैमिली के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो हमारा काम होगा डियर नेक्स्ट फ्यूचर नर्सिंग को बताना, ताकि वो उसका अच्छे से केयर टेक कर सके। थैंक्स, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। फटाफट लाइक करिएगा, लगभग 1000 बच्चे क्लास को वॉच करें। लाइक इट राइट नाउ एवरीबॉडी, राइट इट। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, दैट आई वांट। और जितने भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को शेयर करें, जितने भी ग्रुप से, जितने भी स्टेटस है, शेयर इट राइट नाउ, ताकि इसका क्लास का बेनिफिट सभी बच्चों को मिले। बच्चों यही आपकी JNC गुरुकुल की खासियत है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक डिलीवर करना। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन हेल्पिंग ए क्लाइंट, जब आप किसी पेशेंट को मदद करें, व्हेन हेल्पिंग ए क्लाइंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम द स्ट्रोक। देखिए बच्चों, स्ट्रोक को हम लोग CVA बोलते हैं, स्ट्रोक को हम CVA बोलते हैं। एग्जैक्टली CVA को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं बच्चों, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। स्ट्रोक दो तरीके का होता है, हम हमेशा पढ़ते हैं। एक बच्चों हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक जो है हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक जो है दैट वी कॉल इश्यमिक स्ट्रोक होता है बच्चों, इश्यमिक स्ट्रोक होता है। अब पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक का मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द नर्वस सिस्टम, रिजल्टिंग लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, रिजल्टिंग लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। जितेंद्र शर्मा, थैंक यू सो मच। हियर यू कैन सी, अब शॉक का पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट है, CVA का पेशेंट है। टू वॉक द नर्स एड शुड असिस्ट। डेफिनेटली CVA का जो पेशेंट होता है बच्चों, CVA का जो पेशेंट होता है, CVA की वजह से पेशेंट के पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट डैमेज हो सकता है। मुरारी जॉनवाल डोनेटिंग 20 rupees to the JNC student fund. Thank you Murari, super fan with a super chat with the JNC nursing. Thank you so much. So when helping a client who is recovering from the stroke to walk, the nurse should assist. अब यहाँ पर डियर नर्सेज CVA वाले पेशेंट को किस तरीके से असिस्ट करेगी? ऑन द क्लाइंट्स स्ट्रॉन्ग साइड, मतलब पेशेंट को यदि राइट साइड के बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है और लेफ्ट साइड के काम कर रहे हैं, तो क्या डियर नर्सेज स्ट्रॉन्ग पार्ट को असिस्ट करेगी? या ऑन द क्लाइंट्स वीक साइड, जिस तरफ के बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहे हैं, नीड टू बी सपोर्ट, या फिर फ्रॉम बिहाइंड द क्लाइंट, क्लाइंट के पीछे खड़े होकर के, या फिर बच्चों विथ ए व्हील चेयर। ये डियर नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ रहा हूं बच्चों में, सीधा पूछा गया है। एक CVA का पेशेंट है, रिकवरी पे, ठीक हो रहा है, डियर नर्सेस उसको असिस्ट कर रही है, तो कौन से साइड से उसको असिस्ट किया जाएगा? A, B, C, D, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पुट द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। 1200 क्रॉस हो गए बच्चों, सारे बच्चों से मैं राइट आंसर पूछ रहा हूं। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। क्या बात है, फंटास्टिक। ऑलमोस्ट बच्चों ने, रिंकू रॉय बेटा ए नहीं होगा बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने बी पुट किया है और बी राइट आंसर है, क्योंकि बच्चों स्ट्रॉन्ग साइड को पेशेंट खुद कैरी कर सकता है, वीक साइड को पेशेंट कैन नॉट एबल टू कैरी। तो डियर नर्सेस को पेशेंट के वीक साइड में सपोर्ट करना है, असिस्ट करना है टू रिकवरी फ्रॉम द स्ट्रोक, और धीरे धीरे वीक साइड भी वापस क्या हो जाएगी बच्चों? स्ट्रांग हो जाएगी। तो विच इज द राइट आंसर? क्या बात है, बिल्कुल सही। हमेशा ध्यान रखना, ये आपका ब्रेन है, ये बच्चों ब्रेन का राइट साइड है, ये ब्रेन का लेफ्ट साइड है। यदि राइट साइड ने काम करना बंद किया तो पेशेंट के लेफ्ट बॉडी पार्ट काम नहीं करेंगे बच्चों, ऑपोजिट होता मामला। लेफ्ट बॉडी पार्ट जो है ये फंक्शन लॉस हो जाएंगे, और यदि पेशेंट का लेफ्ट वाला ब्रेन काम नहीं किया तो बच्चों राइट बॉडी पार्ट जो है उसके फंक्शन लॉस हो जाएंगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। सपोज राइट साइड के बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहे हैं,
क्यों नहीं कर राइट साइड के बॉडी पार्ट? क्योंकि लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ है। राइट साइड में स्ट्रोक हुआ है तो याद रखना बच्चों, लेफ्ट साइड के बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे। ऑलवेज डियर नर्सेस शुड नीड टू बी असिस्ट वीकेस्ट पार्ट, वीक पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी पार्ट। तो आपका काम होता है वीक पार्ट को सपोर्ट करना है, और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पार्ट पेशेंट खुद रन कर सकता है, पेशेंट खुद रन कर सकता है। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक डिस्टेंस बिटवीन नर्स एंड साइकेट्रिक पेशेंट। देखिए साइकेट्रिक पेशेंट का पूछा बच्चों कि डियर नर्सेस और साइकेट्रिक पेशेंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या डिफरेंस होगा? दैट यू कैन सी, दैट यू कैन सी। विनोद कुमार डोनेटिंग 100 रुपीज। क्या बात है मेरा बच्चा विनोद, थैंक यू सो मच फ्रॉम द जेएनसी फैमिली विद द बॉटम ऑफ हार्ट। साइकेट्रिक नर्स और पेशेंट के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये है साइकेट्रिक पेशेंट और ये है डियर नर्सेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। व्हेन दे विल एडमिनिस्टर ड्रग, व्हेन दे विल ट्राई टू टॉक विद द पेशेंट, व्हाट इज द नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन द साइकेट्रिक पेशेंट एंड डियर नर्सेस? ऑप्शन आपके सामने है 12 इंच, 35 इंच, 12 फीट, 4 फीट। ज्यादातर बच्चे 4 फीट पुट करें, ज्यादातर बच्चे 4 फीट पुट करें। डी राइट आंसर पुट करें, डी राइट आंसर पुट किया जा रहा है। और आपका आंसर जो है ना बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है, आपका आंसर एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही शानदार। एब्सोल्युटली 4 फीट का डिस्टेंस बच्चों, 4 फीट का डिस्टेंस। एक क्वेश्चन और बनता है कि इन आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में डिस्टेंस बिटवीन टू बेड, तो आपको आंसर लिखना बच्चों 6 to 8 फीट। ये क्वेश्चन भी एक, तो आपको आंसर लिखना बच्चों। रेडिएशन थेरेपी में भी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी भी एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो बच्चों 3 to 6 फीट का डिस्टेंस होता है, 3 to 6 फीट का डिस्टेंस होता है पेशेंट और रेडिएशन मशीन के बीच में। थैंक यू बीएस मीना डोनेटिंग 40 रुपीज। थैंक यू बीएस मीना। यू कैन सी एवरीबॉडी, 3 एमसीक्यू पढ़े बच्चों, यहां पर 3 एमसीक्यू हमने पढ़ा। पहला हमने पढ़ा कि एक साइकेट्रिक पेशेंट, मेंटल इल वाला पेशेंट और डियर नर्सेस के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आप सभी ने सही आंसर पुट किया 4 फीट, आप सभी ने सही आंसर पुट किया 4 फीट। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट के बेड के बीच का, 2 बेड के बीच का हम डिस्टेंस पढ़े, 2 बेड के बीच का हम डिस्टेंस पढ़े, तो बच्चों 6 to 8 फीट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि रेडिएशन थेरेपी, देखिए रेडिएशन थेरेपी का काम होता है टू डिलीवर रेडियो आइसोटॉप टू डिस्ट्रॉय डीएनए, क्योंकि डीएनए जब तक सेल में होता। गीता मुदगिल डोनेटिंग 20 रुपीज। थैंक यू गीता, सुपर फैन ऑफ द सुपर चैट। जब भी हम रेडिएशन थेरेपी डिलीवर करते हैं तो सेल में प्रेजेंट डीएनए को डिस्ट्रॉय किया जाता है, बिकॉज डीएनए ओनली हैव कैपेबिलिटी टू रीग्रोथ ऑफ द सेल। सेल को दोबारा बनाने का काम डीएनए करता है, और जब सेल का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब सेल में डीएनए प्रेजेंट होगा, व्हेन वी डिस्ट्रॉय डीएनए। जब हम डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो नया सेल नहीं बनेगा, और नया सेल नहीं बनेगा तो कैंसर की स्पीड ऑफ ग्रोथ जो होगा बच्चों वो कम हो जाएगा। और यहां पर रेडिएशन थेरेपी का काम यही होगा टू डिक्रीज, टू मिनिमाइज स्पीड ऑफ कैंसर, स्पीड ऑफ न्यूप्लाज्मिक ग्रोथ। तो तीनों क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से आपको पुट किया है। आई होप यू विल बी एंजॉय दैट काइंड ऑफ एमसीक्यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं आपको एक गुड न्यूज बताता हूं बच्चों, आज आपका जेएनसी ई नर्सिंग जो चैनल है उसमें लगभग 85 लाख प्लस व्यू है, 85 लाख प्लस व्यू, जो बड़े बड़े शायद आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। और ये व्यू ये दिखाता है कि आप लोग जेएनसी ई नर्सिंग चैनल से कितना प्यार करते हो। और बहुत जल्दी आपका अपना जेआईएनसी चैनल 1 लाख सब्सक्रिप्शन के करीब पहुंच रहा है। ये भी सभी आपके
भरोसे से, आपके प्यार से हुआ बच्चों। और मैं आपको कहना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब 85 लाख लोगों ने JINC के वीडियोस को देखा है, तो आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बनाने का। और यह जिम्मेदारी आप लोगों को उठाना है, क्योंकि आपने जो पिछले 6 महीने में JNC परिवार को जो प्यार और सम्मान दिया है, इस प्यार और सम्मान को और आगे बढ़ाने के लिए आपको फिर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके आसपास नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी नर्सिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स है, आप उनको इस सच्चाई को बताओ कि आपका JNC आपको क्या डिलीवर करता है, आपका JNC आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रखता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि एक दिन आपका JNC इंडिया में मेडिकल और नर्सिंग का सबसे बड़ा चैनल बन सके। और ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी JNC आर्मी को, जितने भी बच्चे मुझे क्लास में वॉच करें, इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक बिगर JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल, ताकि हम और बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन चीजें उन बच्चों तक पहुंचा पाए जो कहीं ना कहीं लैकिंग है, पैसों की वजह से, जॉब की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो हम उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश जारी रखेंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, ये जिम्मेदारी मैं आज से आपको दे रहा हूं, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा नर्सिंग पर्सनल के पास पहुंचाना है, क्योंकि फायदा उनको मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद क्या भरोसा करता हूं कि आप जल्दी इस चैनल को इतना पेंडेमिक बनाएंगे कि इंडिया में, वर्ल्ड में इस नर्सिंग फैटर्निटी और फैकल्टी और नर्सिंग प्रोफेशन का सबसे बड़ा चैनल आपका JNC ई नर्सिंग हो। मुझे पूरी उम्मीद है आप इस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाओगे बच्चों। मैं अपनी जिम्मेदारी लगातार आपके लिए निभाता रहूंगा। इट्स योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि अपना परिवार और बड़ा हो सके, इस परिवार में होने वाली एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, इस एक्टिविटी का फायदा उन लोगों को मिले जो बहुत ही नीडी है, जरूरतफुल है, और बहुत लोगों को फायदा मिला भी है। तो ये जिम्मेदारी आपको देकर के क्लास को कैरी ऑन कर रहा हूं बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन के साथ आपका चैनल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट चैनल बनेगा। तो दुआएं आपकी बनी रहे, भरोसा नहीं तोड़ेंगे बच्चों, ईमानदारी के साथ आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, और जरूर कुछ नया देने की मैं कोशिश करूंगा। और ये चैलेंज लेके आप काम करिएगा कि आपका चैनल इंडिया में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैनल हो। दिस इज योर ऑन चैनल, दैट इज JINC ई नर्सिंग। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी पी सूप स्टूल आर ऑब्जर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि पी सूप स्टूल कहां ऑब्जर्व करते हैं। टाइफाइड वाले पेशेंट को, कॉलेरा वाले पेशेंट को, फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट को, अमीबिक डिसेंट्री वाले पेशेंट को पी सूप स्टूल कौन सी कंडीशन में ऑब्जर्व करते हैं। टाइफाइड, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग, अमीबिक डिसेंट्री। लगभग 1400 बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। क्या बात है, शाबाश। ज्यादातर बच्चों ने आंसर ए पुट किया है, क्योंकि पी सूप ज्यादातर टाइफाइड वाले पेशेंट को मिलता है। आपका आंसर बिल्कुल सही बच्चों, टाइफाइड डज हैव पी सूप स्टूल। अब टाइफाइड क्या बच्चों, टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, दैट इज अ साल्मोनेला टाइफी। और ये साल्मोनेला टाइफी क्या बच्चों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव। बहुत सारे आपकी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया, जैसे इकोलाई, हम उसको ग्राम नेगेटिव, सुडोमोनास, हम उसको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्राम नेगेटिव एक एग्जांपल आपके पास साल्मोनेला टाइफी है, और साल्मोनेला टाइफी आर रिस्पॉन्सिबल, कैन कॉज टाइफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। इवन कॉलरा में आपने देखा बच्चों, राइस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट लिखा बच्चों, कंफर्मेटिव टेस्ट पूछेंगे, विडाल टेस्ट, कि वो कौन सा टेस्ट है जो टाइफाइड को हम कंफर्म करते हैं, टाइफाइड के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पता लगाता है। द टेस्ट वी कैन से बच्चों विडाल टेस्ट। और विडाल टेस्ट को हम बोलते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं, और कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द पेशेंट सफर विद टाइफाइड बोला जा सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछा जाएगा कि साल्मोनेला टाइफी जो है आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। तो आपको आंसर लिखना बच्चों,
इंटेस्टाइन लिखा है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इंटेस्टाइन में ही आपका पोलियो वायरस होता है बच्चों, इंटेस्टाइन में भी पोलियो वायरस जो है वो पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि पोलियो वायरस ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन में डिटेक्ट होता है, और आपसे पूछेंगे साल्मोनेला टाइफी ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन में डिटेक्ट होता है। दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग रूप से आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछेंगे कि पोलियो वायरस ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन में, तो आपको इंटेस्टाइन लिखना। दूसरा पूछेंगे बच्चों कि साल्मोनेला टाइफी आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन, तो इंटेस्टाइन लिखना। एक आपसे पूछेंगे इकोलाई, एक आपसे पूछेंगे इकोलाई ह्यूमन बॉडी के कौन से ऑर्गन में डिटेक्ट होता है, तो भी आपको आंसर बच्चों इंटेस्टाइन लिखना। आपको आंसर क्या लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंटेस्टाइन लिखना। ये सारे वो इंपॉर्टेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट विल बी लोकेटेड इन टू द इंटेस्टाइन। कहां लोकेटेड होता है बच्चों, इंटेस्टाइन में लोकेटेड होता है। ओके फाइन, कैन वी मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। इन ईसीजी टी वेव रिप्रेजेंट, या ईसीजी में टी वेव पूछा, सपोज दिस इज योर ईसीजी दैट वी कैन से पी क्यू आर एस टी, दिस इज द ईसीजी। हम नॉर्मल वेव की बात करें, ये आपका पी वेव क्यू आर एस टी, ये आपकी नॉर्मल वेव्स बच्चों। इन्होंने पूछा है कि टी वेव जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने पूछा बच्चों टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू सो मच मनीष पाटीदार। इन ईसीजी द टी वे इंडिकेटिंग, द टी वे रिप्रेजेंटिंग, ऑप्शन लिखा एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऑप्शन लिखा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ऑप्शन लिखा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, और ऑप्शन लिखा बच्चों एट्रियल रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, दैट वी कैन से कॉन्ट्रैक्शन। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है बच्चों रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, ये रिपोलराइजेशन का मीनिंग है। तो पी वेव जो है ये क्या इंडिकेट करता है, पी वेव किसको इंडिकेट करता? लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, सबसे आंसर चाहिए बच्चों मुझे, सारे बच्चों से। जब ये आपका टॉप चैट चल रहा है यहां पर, इतना स्पीड अप मुझे चाहिए ताकि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। तो सीधा पूछा टी वे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंडिकेट, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर पुट किया, ज्यादातर बच्चों ने सी आंसर पुट किया। यस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि एट्रियल डीपोलराइजेशन को कौन सी वेव रिप्रेजेंट करती है बच्चों? पी वेव। कौन सी वेव करती है? पी वेव। दूसरा वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। देन एट्रियल रीपोलराइजेशन के लिए पर्टिकुलर लीड नहीं है, बट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? दैट वी कैन से टी वे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? टी वे। क्या बात है, शानदार शानदार पार्टिसिपेशन, दैट आई वांट शानदार पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन, विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूज ऑफ सैंडबैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यूज ऑफ सैंडबैग। आपने देखा होगा कई बार हम सैंडबैग का यूज करते हैं, और सैंडबैग का यूज कहां करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कहां करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सैंडबैग का इमेज भी दिखाऊंगा। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, यूज ऑफ सैंडबैग टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ द फूट ड्रॉप। फूट ड्रॉप, सपोज दिस इज योर फूट, फूट को ड्रॉप होने से प्रिवेंट करने का काम करेगा सैंडबैग। या दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना बिल्कुल सही बोला बेटा, टू लर्न, सो टू लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड में सैंडबैग का यूज करते हैं, ज्यादातर देखा होगा लीन फॉरवर्ड पोजीशन पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट को देते तो आराम मिल जाता है, एमआई होने के बाद लीन फॉरवर्ड देते तो रिलीफ मिलता है। तो लीन फॉरवर्ड कार्डिक टेबल पे बिठा करके आगे की ओर झुकाना लीन फॉरवर्ड पोजीशन कहलाता है। सी में लिखा बच्चों फर्दर, हियर यू कैन सी फॉर थोरेसिंटेसिस, थोरेसिंटेसिस, और डी में लिखा है इमोबिलाइज द पार्ट एज अ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पार्ट के मूवमेंट को रोकना। देखिए इमोबिलाइज का मतलब होता है प्रिवेंट मूवमेंट, इमोबिलाइज का मतलब होगा प्रिवेंट मूवमेंट, मूवमेंट को रोकना, दैट वी कैन से इमोबिलाइज। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर पुट करेगा बच्चों। क्वेश्चन को जिसने नहीं पढ़ा, और यही गलती बदमाश आप कर रहे हो, यही गलती आप कर रहे हो, क्वेश्चन को बिना पढ़े चौके छक्के नहीं मारो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जितने भी बच्चे ए लिख रहे हो ध्यान से सुने, क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कहता है? सैंडबैग का पर्पज पूछा है, सैंडबैग फूड ड्रॉप को नहीं प्रिवेंट करता बच्चों। आंसर ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। कैलाश कुमार डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू कैलाश।
2 बार पढ़ने की कोशिश करें। यस यस, दैट आई वांट, क्योंकि आप फिर दिमाग से पैदल हो रहे बीच बीच में। बिल्कुल भी ट्रैक नहीं छोड़ना बच्चों, बिल्कुल भी ट्रैक नहीं छोड़ना है। सैंडबैग, सैंड का मतलब रेत होता है, मिट्टी होता है, रेत। और सैंडबैग का यूज हमेशा इमोबिलाइज करने में यूज करते हैं फ्रैक्चर पार्ट को बच्चों, फ्रैक्चर पार्ट को इमोबिलाइज करने में यूज करते हैं। यू कैन सी, सपोज ये आपका बोन है, सपोज ये आपका बोन है, यू कैन सी एवरीबॉडी, ये आपका बोन है और ये आपका फ्रैक्चर पार्ट है। तो बोन के मूवमेंट को रोकने के लिए सैंड के बीच में लेग को रखेंगे और साइड से अप कर देंगे। इवन सैंडबैग का यूज जो है बच्चों आफ्टर थायरोइडेक्टमी, आफ्टर थायरोइडेक्टमी के बाद में भी बच्चों हम लोग सैंडबैग का यूज करते हैं। थायरोइडेक्टमी के बाद में भी हम लोग सैंडबैग का यूज करते हैं। यहां पर क्यों यूज करते हैं? इमोबिलाइज, ध्यान से देखना बच्चों, इमोबिलाइज नेक को इमोबिलाइज करने के लिए हम थायराइड सर्जरी थायरोइडेक्टमी के बाद यूज करते हैं बच्चों, थायरोइडेक्टमी के बाद यूज करते हैं। कुछ बच्चे बदमाशी करें, आंसर प्रॉपर नहीं दे रहे, मार दूंगा बच्चों, ध्यान रखना। गलतियां मत करो, गलतियां बिल्कुल मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। इजी क्वेश्चन है आपके सामने। जब मैंने 3 ऑप्शन पुट किए तो चौथा भी पुट करूंगा। सब्र करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना सीखो बच्चों। जल्दीबाजी में नुकसान हो जाता है। हमेशा सामने वाले पर्सन की पूरी बात को सुन के जवाब देना गुड कम्युनिकेशन स्किल होता बच्चों। किसी भी पर्सन से आप जिंदगी में बात करते हो तो पहले सामने वाले पर्सन की पूरी बात को सुनो, समझो, देन रिप्लाई करो। दैट इज अ वे टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। बट आप बदमाश यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा नहीं, आंसर ठोक दिया। ऐसी गलती दोबारा की तो ठीक नहीं बच्चों। सुन के समझ के आंसर दो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सारे बदमाश बच्चों को ये आंसर पता है, सबको पता है, बट जल्दीबाजी क्या है? क्योंकि आपको सैंडबैग का फोटो दिखाना भी जरूरी है, फोटो दिखाना भी जरूरी है कि सैंडबैग एग्जैक्टली होता कैसा है। मैंने यहां पर सैंडबैग का यूज लिखा बच्चों, दैट यू कैन सी। यहां लिखा है दिस इज योर सैंडबैग, दिस इज योर सैंडबैग। और सैंडबैग का यूज क्या लिखा है? एक तो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ ब्लीडिंग। यदि किसी पर्सन को ब्लीडिंग हो रहा है तो प्रेशर पुट करने में मदद करता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। दूसरा, इमोबिलाइज पार्ट एज अ फ्रैक्चर। तीसरा मैंने लिखा बच्चों आफ्टर थायरोइडेक्टमी। ये वो 3 कंडीशन है, ये वो 3 कंडीशन है जहां पर हम कॉमनली सैंडबैग का यूज करते हैं बच्चों, जहां पर कॉमनली हम सैंडबैग का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, सैंडबैग थायरोइडेक्टमी के बाद यूज करते हैं। दूसरा, मैंने यहां पर आपको इमोबिलाइज ऑफ द फ्रैक्चर पार्ट पुट किया है। तीसरा, ब्लीडिंग। हमेशा याद रखना, जब भी ये ब्लीडिंग वर्ड हम पढ़ते हैं, जब भी बच्चों हम ब्लीडिंग वर्ड हम पढ़ते हैं तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं। आपके भी बॉडी में कहीं भी ब्लड निकलता है तो हम क्या करते हैं? प्रेशर पुट करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों? प्रेशर पुट करते हैं। और जब प्रेशर लगातार पुट करते हैं तो ब्लड रुक जाता है। ब्लड क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो क्लॉटिंग टाइम है वो 3 to 8 मिनट्स का होता है। ब्लड को क्लॉट होने का टाइम जो है वो 3 to 8 मिनट्स का होता है। तो डेफिनेटली ब्लड क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। सूरज सोनी डोनेटिंग 20 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सूरज सोनी। तो दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। इस तरीके के क्वेश्चन जब कंपटीशन में पूछे जाएंगे बच्चों, आपको टाइम लेकर के क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करें। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट MCQ देखिएगा बच्चों। नर्व डेफनेस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम एन इंजरी और इन्फेक्शन दैट डैमेज द। देखिए, नर्व डेफनेस लिखा है, ये टर्म्स पूरा क्वेश्चन पूछेगा। यही वो टर्म्स है जिसने पूरा क्वेश्चन पूछा है। नर्व डेफनेस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम इंजरी और इन्फेक्शन दैट डैमेज द। मतलब क्या हुआ? कौन से नर्व के डैमेज होने की वजह से डेफनेस होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ये सिर्फ एक टर्म्स, नशीम बानो, थैंक यू सो मच माय डियर। ये सिर्फ एक टर्म्स पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पूरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपने लिखा वेगस नर्व, कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि नर्व डेफनेस वुड बी मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू द डैमेज ऑफ। किसके डैमेज? देखिए, फिर गलती की है बदमाश बच्चों, आपने फिर गलती की है, फिर गलती की है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैंने यहां पर कॉक्लियर भी लिखा है, यहां पर वेस्टिबुलर भी लिखा है। डोंट ट्राई टू बी योरसेल्फ ओवर स्मार्ट। मैं हमेशा कहता हूं ज्यादा कॉन्फिडेंट मत मानो अपनी चीज को, हर चीज में, और ओवर कॉन्फिडेंट आपको नुकसान पहुंचाता है। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं उससे पहले फिर और कॉन्फिडेंस शो कर लिया आप लोगों ने।
भेजे में घुसना नहीं घुसता कुछ। 10 बार पढ़ाने के बाद में फिर गलती करते हो। डोंट ट्राई टू लूज योर कंट्रोल। क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते ही नहीं हो, फिर गलती करते हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैंने बार बार हिंट दिया, क्वेश्चन क्या पूछा, नर्व डेफनेस पूछा, और आपने चेप दिया 8 नंबर। 8 नंबर क्रेनियल नर्व में 2 क्रेनियल नर्व, सॉरी 2 नर्व होते हैं बच्चों। वेस्टिबुलर अलग होता है, कॉक्लियर अलग होता है, दोनों के अलग अलग काम होते हैं, दोनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जहां पर कहीं भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ 8 नर्व, 8 क्रेनियल नर्व, कहीं ऑप्शन नहीं है, और आपने फटाफट 8 क्रेनियल नर्व पुट कर दिया। दैट यू कैन सी एवरीबॉडी। जब भी हम 8 क्रेनियल नर्व पढ़ते हैं बच्चों, उसका पूरा नाम है वेस्टिबुलो, वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। और इसमें एक आपका वेस्टिबुलर होता है, एक आपका कॉक्लियर होता है। दोनों नर्व का काम अलग अलग है। मैंने डेफनेस पूछा है, हियरिंग लॉस पूछा है। हियरिंग लॉस कौन सा नर्व करता है, क्योंकि यहां पर हियरिंग लॉस वाला नर्व भी है, बैलेंस वाला नर्व भी है। अब आपको आंसर पुट करना है, अब आपको आंसर पुट करना है। क्वेश्चन को समझो, ये गलतियां सुधारनी यदि आपको सिलेक्शन चाहिए जिंदगी में, तो हर बार वही गलती करते जो नहीं करना चाहिए। गलतियों को सुधारो बच्चों, जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो। हर जगह चिपका देते हो 8 क्रेनियल नर्व, क्वेश्चन पूछ क्या रहा हो समझ में ही नहीं आता आप लोगों को। डेफनेस पूछा है, डेफनेस पूछा है, अब आपका आंसर समझ में आने लगा। अब आपको आंसर बिल्कुल सही, कॉक्लियर नर्व। क्योंकि कॉक्लियर जो है, इसका काम देखिएगा, इसका काम है सेंस ऑफ हियरिंग, इसका काम है सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने में मदद करता है। दूसरा वेस्टिबुलर का काम है सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस। बैलेंस को आप लोग इक्विलिब्रियम बोलते हो, बैलेंस को आप लोग इक्विलिब्रियम बोलते हो। दोनों नर्व मिल करके 8 क्रेनियल नर्व बनाते हैं बच्चों, दोनों नर्व मिल करके 8 क्रेनियल नर्व बनता है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपने 8 क्रेनियल नर्व लगा दिया आंसर में, बट 8 में 2 नर्व है, वेस्टिबुलो है, कॉक्लियर है। वेस्टिबुलो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस, कॉक्लियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग, कॉक्लियर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हियरिंग। इस तरीके से आपको याद रखने की कोशिश करना है। क्वेश्चन ऐसे ही तो पूछते हैं एग्जाम में, इतने आसान का, इतने आसान क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने बार बार हिंट दिया, कहानी पूरी डेप्थनेस पे छुपी हुई है, और आपको उस कहानी का सारांश ढूंढना है, आंसर का पता लगाना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। और आपने वही हरकत की जो अभी तक पिछले कई सालों से करते आ रहे हो। सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़िएगा। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रिप्लीकेट, कौन सा फेज है सेल साइकिल को जहां डीएनए का रिप्लीकेशन होता है, डीएनए का रिप्लीकेशन होता है। ये कहानी कीमोथेरेपी ड्रग पे डिपेंड करती है बच्चों, ये कहानी कीमोथेरेपी ड्रग पे डिपेंड करती है। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने की कोशिश करो, आप जिंदगी में कभी आंसर गलत नहीं करोगे। और यदि शॉर्टकट मारा तो शॉर्टकट में निपट जाओगे, लॉन्ग कट नहीं हो पाएगा। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रिप्लीकेट, C1, Z2, S फेज, M फेज। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। मैंने सेल साइकिल के फेज पूछे, C1 लिखा है, S फेज लिखा है, Z2 लिखा है, M फेज लिखा है। कौन सा वो फेज है सेल का जहां पर डीएनए रिप्लीकेशन होता है, नया सेल बनाता है, डीएनए का रिप्लीकेशन होकर नया सेल बनता है। फटाफट आंसर पुट करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है बच्चों, और ज्यादातर बच्चों ने यहां सही आंसर पुट किया है। और आप सभी का सही आंसर संगीता चौधरी, फंटास्टिक बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गौतम, गौतम बहुत बढ़िया। गौतम बदमाशी कम किया करो, एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डालो। गौतम आप घूमते रहते हो, एक भी चैनल नहीं छोड़ते, एक जगह टिक के पढ़ने की आदत डालो। तो फटाफट आंसर पुट करें, ABCD। ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर पुट किया। एस पेज आपका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है। शॉर्टली देखिएगा, मैं एक बार सेल साइकिल आपको बता देता हूं। ये आपका सेल है, ये आपका सेल है। जब सेल बच्चों G0 पे होता है, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग फेज का मतलब होता है योर सेल डज नॉट मल्टीप्लाई, सेल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। फिर दूसरा यदि आप फेज देखें, उसको G1 फेज बोलते हैं बच्चों, G1 फेज बोलते हैं। G1 फेज का मतलब सेल जो है वो रेडी, सेल जो है रेडी टू मल्टीप्लाई, रेडी टू मल्टीप्लाई, मतलब सेल आपका मल्टीप्लाई होने के लिए तैयार है, तैयार है। फिर बच्चों नेक्स्ट फेज आता है एस फेज। नेक्स्ट कौन आता है? एस फेज आता है। और एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। क्या होता है बच्चों? सिंथेसिस फेज। और सिंथेसिस फेज का मतलब होता है सेल का रिप्लिकेशन। इसको कौन सा फेज बोलते हैं बच्चों? रिप्लिकेशन ऑफ सेल फेज, रिप्लिकेशन ऑफ सेल फेज, या हम इसको बोल सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन फेज, डीएनए रिप्लिकेशन फेज। फर्दर जब हम जाएंगे तो यहां आएगा बच्चों G2 फेज, इसको प्री माइटोटिक बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। और फर्दर हम जाएंगे तो M फेज आएगा, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं। ध्यान से समझना इस पूरी कहानी को।
जब जीरो फेज होता है बच्चों तो सेल रेस्टिंग में होता है, सेल रेस्टिंग में होता है। जब सेल फर्दर जाएगा G1 फेज में पहुंचा तो आपका सेल आर रेडी टू रिप्लिकेट, आर रेडी टू रिप्लिकेट, बट रिप्लिकेशन प्रेजेंट नहीं होता है, सेल आर रेडी टू रिप्लिकेट। फर्दर जब ये सेल आगे प्रोसीड करेगा तो एस फेज में पहुंचेगा। एस का मतलब सिंथेसिस फेज, एस का मतलब सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब होता है डीएनए विल बी मल्टीप्लाई, डीएनए क्या वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। और फर्दर हम आगे बढ़े तो आपका G2 होगा जिसको प्री माइटोटिक। देखिए आपने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पढ़ा होगा कि जब भी कैंसर की बात करें तो कैंसर में सेल का जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन का मतलब सेल विल डिवाइड इन टू डॉटर सेल, सेल विल डिवाइड इन टू डॉटर सेल। और माइटोटिक डिवीजन बच्चों हमेशा मैलिग्नेंट कैंसर में होता है। किसमें होता है? मैलिग्नेंट कैंसर में होता है। तो डेफिनेटली माइटोसिस होने से पहले वाले फेज का नाम है G2 फेज, जिसको प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। और फाइनली एम फेज को बच्चों माइटोटिक फेज बोलते हैं। और यहां पर आपका सेल जाकर के फर्दर टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द ABCD मेथड ऑफर वन वे टू असिस्ट द स्किन लीजन। हम जब भी स्किन कैंसर की बात करें तो हम स्किन कैंसर में स्किन के लीजन को एनालिसिस और असिस्ट करते हैं। तो यह पर्टिकुलेशन रहता। थैंक यू राठौर साहब, JNC, थैंक यू सो मच। रवि कुमार, थैंक यू वेरी मच माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप सभी का प्यार स्नेह हमेशा बना रहे। दिलीप कनवालदा, थैंक यू सो मच माय डियर। ABCD मेथड ऑफर वन वे टू असिस्ट द स्किन लीजन फॉर द पॉसिबल स्किन कैंसर। तो ए का मीनिंग पूछा। ए को अपन एक्टिनिक बोल सकते हैं, ए को एसिमेंट्री बोल सकते हैं, ए को अर्कस बोल सकते हैं, ए को असिस्मेंट बोल सकते हैं। क्लियरली पूछा है कि जब हम ABCD 4 टर्म्स यहां पर बताऊंगा, स्किन कैंसर में स्किन के लीजन को असिस्ट किया जाता है और पता लगाने की कोशिश करते हैं। क्या पता लगाते हैं? कि स्किन नॉर्मल है या नियोप्लाज्मिक ग्रोथ है। तो इन्होंने बोला ए का मीनिंग क्या होगा। यहां पर ABCD में ए का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। क्लियरली आपने सबने सही पुट किया। ABCD में बच्चों एक को एसिमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमेंट्री। देखिए ए स्टैंड फॉर एसिमेंट्री। एसिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सपोज ये मेरे दोनों हाथ है, दोनों हाथ को जब हमने कंपेयर किया तो एक जैसे नहीं है। जब दोनों एक जैसे हैं तो उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। और जब दोनों अलग अलग है तो उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिमेट्रिकल। सपोज कभी कभी आपने देखा होगा चेस्ट को हम जब देखते हैं तो दोनों चेस्ट बराबर नहीं होता, एक बड़ा एक छोटा होता, तो वी कैन से एसिमेट्रिकल। व्हाट वी कैन से? एसिमेट्रिकल। तो डेफिनेटली ए का मीनिंग क्या होगा? एसिमेट्रिकल। मतलब जब पेशेंट को कैंसर डेवलप हुआ, वो स्किन और बॉडी की बाकी स्किन को हमने देखा तो चेंजेस फाइंड आउट हुआ, तो दैट वी कैन से ए स्टैंड फॉर एसिमेट्रिकल। बी का मतलब बॉर्डर इरेगुलरिटी। स्किन का जो बॉर्डर है वो प्रॉपर नहीं है, स्किन का जो बॉर्डर है दैट वी आर गोइंग टू इरेगुलर। सी का मतलब कलर वेरिएशन। नॉर्मल जो स्किन का कलर था वो चेंज हुआ है। चेंज होने का कारण क्या था? कैंसरस ग्रोथ। और डी का मतलब बच्चों डेमेटर विल बी इंक्लूडिंग डर्मिस। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन यहां पर पुट किया है। ABCD, थैंक यू मोनू शर्मा। ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने पुट किए हैं और चारों में आपने राइट आंसर बताया बच्चों, एसिमेट्री। तो आपको ABCD का फुल फॉर्म भी याद करना है। इट विल बी यूजिंग इफ द पेशेंट सफर विद स्किन कैंसर या स्किन लीजन कैंसर, तो हम स्किन की सिमेट्री का पता लगाने के लिए ये पर्टिकुलर असेसमेंट करते हैं बच्चों, पर्टिकुलर असेसमेंट करते हैं। थैंक यू मुकेश सैनी, थैंक यू सो मच माय डियर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आर दोज विच डेवलप। देखिए नोजोकॉमियल को बच्चों हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। नोजोकॉमियल को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्होंने पूछा कि नोजोकॉमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर दोज विच डेवलप, दोज विच डेवलप। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से। थैंक यू ओम राजपूत, निर्मला कुमारी, थैंक यू सो मच माय डियर राठौर साहब। आप सभी का प्यार स्नेह सम्मान जो लगातार आप JNC परिवार को दे रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आर दोज विच डेवलप विद इन 24 आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटल में भर्ती होने के अगले 24 घंटे के अंदर जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन डेवलप होता है, क्या उसे कहेंगे? दूसरा विद इन 48 आवर्स,
तीसरा आफ्टर 48 आवर्स, चौथा आफ्टर 7 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब डियर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉमनली एडमिट होने के कितने टाइम बाद डेवलप होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। सुनीता यादव बिल्कुल सही लिखा, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही पुट किया है। आप यदि हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बच्चों एडमिट हुए, उस समय आपको था एब्डोमिनल पेन, उस समय आपको था एब्डोमिनल पेन, और कुछ दिनों बाद आपको मिला यूटीआई भी होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो गया, तो ये कितने टाइम बाद डेवलप होता है, क्वेश्चन ये पूछा है। तो आपको सीधा आंसर लिखना आफ्टर 48 आवर्स। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछा है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉमनली हॉस्पिटल में एडमिट होने के कितने टाइम के बाद डेवलप होता है। हम गए कुछ और लेके, वहां कुछ और मिला। बता देता हूं आपको, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में डियर नर्सेस का रोल मेजर होता है। शी एंड ही नेवर डू द हैंड वॉशिंग। हमेशा कहते हैं ना कि डू हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसीजर। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो जब नहीं करेंगे तो कैरियर का काम करेंगे, एक से दूसरे में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा है। मोस्ट क्वेश्चन ये भी बनता है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो आपको आंसर लिखना है यूटीआई। बच्चों क्या लिखना है? यूटीआई, दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यूटीआई का कॉज कौन है बच्चों? इकोलाई। यूटीआई का कॉज कौन है? इकोलाई, जिसको इसीरिया कोलाई बोलते हैं। और इकोलाई जो है ये 50% हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कॉज होता है। 50% हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का कॉज होता है इकोलाई। इकोला को इसीरिया या इसीरिया कोलाई बोलते हैं। दैट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज यूटीआई। कहां पर? हॉस्पिटल एक्वायर्ड में। और यूटीआई का तो 80% होता है, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड में ये 50% रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए हम ज्यादातर कहते हैं कि विच इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपसे पूछे तो आपको आंसर पुट करना होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट, और वी कैन से यूटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट लीड टू G6PD डेफिशिएंसी। क्वेश्चन को समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट, ट्रेट में क्या होता है? क्रोमोसोमनर एबनॉर्मलिटीज होती, क्रोमोसोमनर एबनॉर्मलिटीज होगा। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट। क्वेश्चन यहां बना बच्चों, क्वेश्चन यहां होगा, ध्यान से, फिर से गलती मत करना, फिर से गलती मत करना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर से गलती मत करना। राजेश रिसेंट, अपर रेस्पिरेटरी आपकी बॉडी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। यूटीआई हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डेवलप होने वाला बच्चों, ये क्वेश्चन है बेटा। ट्रेट लीड टू द G6, देखिए G6PD को बोलते हैं ग्लूकोज, ध्यान से देखना बच्चों, ग्लूकोज 6, देखिए G6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD हम पढ़ते हैं बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बताइए आंसर। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। आप जो सोच रहे हो वैसा मैंने नहीं पूछा, मैंने आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट, कौन सा ट्रेट लीड है किससे? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ G6PD डेफिशिएंसी। और G6PD डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता? अनिता, क्वेश्चन को पढ़ना बच्चा, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट लीड टू द G6PD डेफिशिएंसी, वो कौन सा क्रोमोसोमल ट्रेट डेवलप होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से? हो गए शांत, हो गए शांत। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी, आई वांट आंसर। सब गड़बड़ कर रहे हैं, अब सब गड़बड़ कर रहे हैं। इसका आंसर ढूंढना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। और मैंने काफी हद तक आपको शायद हिंट भी दे दिया है, काफी हद तक हिंट भी दे दिया है। एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। देखिए G6PD जो है, सपोज ये आपका आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है, और आरबीसी का ये सरफेस है, ये आरबीसी का सरफेस है। आरबीसी के सरफेस में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है G6PD। क्या नाम है? G6PD। अब यदि G6PD की डेफिशिएंसी होगी
तो क्रोमोसोमल डेफिशिएंसी जब किसी में डेवलप होती है और वो सेल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, जैसे आपने बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनीमिया पढ़ा है, तो एक्स लिंक जो है दैट इज कॉमनली वी कैन से रिसेसिव। वैसे एक्स जो है XX which is belong from the female, XY belong from the male. तो X linked recessive that we can say trait are responsible to develop due to G6PD deficiency. दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो G6PD deficiency है, G6 क्या बच्चों, एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। और इस एंजाइम का काम क्या होगा? टू प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ RBC। इसका काम होता है बच्चों प्रोटेक्ट सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। जब इसकी कमी होगी तो सरफेस क्या होगा बच्चों? ब्रेकडाउन होगा, और ये क्या कॉज कर सकता है? हीमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है बच्चों? हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हीमोलाइटिक एनीमिया का कॉज क्या हो सकता है? तो G6PD डेफिशिएंसी हो सकता है बच्चों, G6PD डेफिशिएंसी हो सकता है, एक्स लिंक रिसेसिव, और उसके साथ साथ दैट वी कैन से हीमोलाइटिक एनीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। द लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन आर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मैंने बहुत इजीली पुट किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन, बच्चों में कॉमनली कौन सा इन्फेक्शन कॉज होता है? मेनिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस और हेपेटाइटिस। मेनिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विच इज द लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन। बच्चों फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मेनिंजाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और नेफ्राइटिस। पुट इट एवरीबॉडी, पुट इट एवरीबॉडी, विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे वापस आप ट्रैक पे लौट रहे, बिल्कुल सही लिखा बच्चों, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दिस इज द लीडिंग चाइल्डहुड। कभी भी मत लिखना बच्चों यहां पर डायरिया, डेथ का कारण पढ़ेंगे, यहां पर लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच मुकेश सैनी। लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन बच्चों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो ज्यादातर चिल्ड्रंस में फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। निटाबच लेयर प्रेजेंट इन, ये ओबीजी का क्वेश्चन है बच्चों, ये ओबीजी का क्वेश्चन है। निटाबच लेयर कहां प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन आपके सामने है, बिटवीन प्लेसेंटा एंड एमनियन, between placenta and chorion, between placenta and decidua, between placenta and myometrium. Which is the right answer? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। एमसीक्यू पूछा आपसे, फटाफट आंसर पुट करने का। क्वेश्चन पूछा है कि निटाबच लेयर कहां प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है, लोकेशन आपसे पूछा है, जगह का नाम आपसे पूछा है, और आपको फटाफट आंसर पुट करना है। इफ यू हैव आंसर पुट इट, आई विल पुट द आंसर। बहुत बढ़िया इमरान, बिल्कुल सही। आंसर नहीं है तो नहीं पुट करना। देखिए बच्चों, निटाबच कॉमनली जो होता है प्लेसेंटा एंड डेसिडुआ। देखिए डेसिडुआ सेपरेटिंग लेयर्स होती है, और प्लेसेंटा जब मदर के यूट्रस में बेबी ग्रोन अप कर रहा होता है, देन वी आर गोइंग टू सी द प्लेसेंटा और डेसिडुआ, इन दोनों के बीच की लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? निटाबच बोलते हैं, निटाबच। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और आपको छोटी छोटी ये ट्रिकी टफ वर्ड को रिमेंबर करना सीखना होगा। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो यू शुड ट्राई टू लर्न एंड अडॉप्ट इट। क्यों मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में बच्चों लर्नर बनकर रहना, जो सीखने को मिले सीखने से पीछे नहीं हटना। और सिखाने वाला वो कोई भी हो सकता है, वो एक छोटा सा बच्चा हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपके मदर फादर हो सकते हैं। जो जिंदगी में सीख करके आगे बढ़ने को आपको मदद करे, उसे कभी सीखने से पीछे नहीं हटना बच्चों। दैट इज अ वे यू शुड मेक योर सेल्फ लर्नर ऑलवेज। जब आप हमेशा लर्नर बन के समथिंग यू शुड ट्राई टू लर्न इट, डेफिनेटली यू विल ग्रो अप। आप धीरे धीरे ग्रो अप होने लगोगे बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखना होगा। आई वॉज पुटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फैमिली हेल्थ केयर अवेयरनेस कैंपेनिंग इज अ पार्ट ऑफ। फैमिली हेल्थ केयर कैंपेन जो है, अवेयरनेस कैंपेन, किसका पार्ट है? ओबीजे सॉरी सीएचएन का क्वेश्चन है बच्चों। सीएचएन का क्वेश्चन है कि जब हम फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो कैंपेन किसका पार्ट है? ऑप्शन आपके सामने, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। देखिए फैमिली वर्ड आया है, फैमिली वर्ड आया है। फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन कौन चलाता है, किसका पार्ट है? सोच के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना बच्चों। क्लियरली पुट किया है, क्लियरली पुट किया है।
फैमिली परिवार की हेल्थ का अवेयरनेस कैंपेन कौन से प्रोग्राम के अंडर आता है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा ऑप्शन देखिएगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तीसरा देखिएगा नेशनल CSSM, और चौथा देखिएगा बच्चों नेशनल फैमिली वेलफेयर, नेशनल फैमिली वेलफेयर। आपको राइट आंसर पुट करना है कि ये प्रोग्राम किसके अंडर आता है, ये प्रोग्राम किसके अंडर आता है। आई होप यू विल बी पुट द राइट आंसर, यू विल बी पुट द राइट आंसर। आई विल पुट इट अगेन, आई विल पुट इट अगेन। दोबारा क्वेश्चन को पुट कराओ, ध्यान से देखिएगा बच्चों। फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल CSSM प्रोग्राम और नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फटाफट आंसर पुट करेगा। गलती कर रहे हो बच्चों, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। क्वेश्चन पूछा है फैमिली हेल्थ अवेयरनेस, आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया। फैमिली हेल्थ अवेयरनेस बच्चों नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर आता है, नेशनल एड्स कंट्रोल, क्योंकि एड्स दैट वी कैन से पैंडेमिक डिसऑर्डर या डिजीज दैट विल बी अफेक्ट टूवर्ड्स एनीवन। तो ये जो फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन जो चला है और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के रिगार्डिंग चला है। क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, समझने में दिक्कत हो सकती है, बट मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप जिंदगी भर याद रखो, इसलिए समथिंग नीड टू बी पुट न्यू। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बच्चों 1 दिसंबर को नेशनल एड्स डे मनाते हैं, नेशनल एड्स डे मनाते बच्चों। बिल्कुल बढ़िया। अब आपको ए को लॉक कराने में लगी है, पहले गलती कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टर्म फॉर द डिवाइस यूज्ड टू टेक द प्लेस ऑफ द मिसिंग बॉडी पार्ट। वो कौन सी डिवाइस जो है वो बॉडी पार्ट के मिसिंग में यूज करते हैं। यदि आपका बॉडी पार्ट जो है मिस हो गया, यदि आपका पैर कट गया, यदि आपका हाथ कट गया, यदि आपकी आई निकल गई, तो इसकी जगह यूज होने वाले पार्ट को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं? दैट मीन्स यू लॉस एनीथिंग फ्रॉम योर बॉडी पार्ट और उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए एक डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोनेशन, प्रोनेशन या अबडक्शन, या अबडक्शन या एक्सटर्नल रोटेशन या प्रोस्थेसिस, या प्रोस्थेसिस। हमेशा याद रखना लॉस बॉडी पार्ट को, लॉस बॉडी पार्ट को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोस्थेटिक डिवाइस को यूज करते हैं। सपोज किसी पर्सन का ये नॉर्मल लेग था, ये नॉर्मल लेग था, किसी कारण से लेग कट गया, तो हमने यहां पर एक प्रोस्थेटिक डिवाइस लगा। द डिवाइस विल हेल्पिंग टू रिहैबिलिटेट द पर्सन। उस डिवाइस की वजह से पर्सन रिहैबिलिटेट होगा। रुपिंदर जीत कौर बेटा प्रोनेशन क्यों लिख रहे हो, प्रोनेशन क्यों लिख रहे हो? तो दैट वी कैन से विच डिवाइस विल यूज। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द क्लाइंट हैज लेफ्ट साइडेड वीकनेस। एक और क्वेश्चन बच्चों सीवीए का, एक और क्वेश्चन पूछा सीवीए का। लेफ्ट साइडेड वीकनेस, व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट? देखिए घुमा दिया है, घुमा दिया है। पेशेंट का, ये पेशेंट है, ये पेशेंट का लेफ्ट साइड वीक है, तो मतलब राइट साइड में कुछ गड़बड़ हुआ है। जब लेफ्ट साइड वीक है तो व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन फर्स्ट? सपोज पेशेंट है, लेफ्ट साइड वीक है और पेशेंट को स्वेटर पहनाना है, तो कौन सा पार्ट स्वेटर में पहले पुट करेंगे? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ के आंसर देना। अभी भी कह रहा हूं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो और मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर चाहिए। आप नहीं समझ पाए अभी तक। आंसर आपके सामने, बहुत स्लीव, लेफ्ट स्लीव, क्लाइंट्स चॉइस या राइट स्लीव। मतलब पेशेंट को लेफ्ट साइड का वीकनेस है, लेफ्ट साइड का वीकनेस है। क्वेश्चन को पढ़ो विजेश, मीनाक्षी, यू शुड ट्राई टू लर्न एमसीक्यू, ट्राई टू लर्न। व्हेन इज द क्लाइंट हैज लेफ्ट साइडेड वीकनेस, लेफ्ट साइड का वीकनेस है, स्वेटर पहनना है, तो कौन से बॉडी पार्ट में पहले स्लीव्स को पुट करेंगे? ऑप्शन आपके सामने ABCD बच्चों, ऑप्शन आपके सामने ABCD। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा। जिन्होंने भी बी लिखा है, देखिए वंदना चौहान, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो रे बेटा। देखिए मैं क्लियर बताता हूं, जब लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटी वीक है तो नालायक बच्चों लेफ्ट साइड की एक्सट्रीमिटी को सपोर्ट चाहिए ना।
तो स्वेटर पहले किधर पहनाएंगे? लेफ्ट में पहनाएंगे, राइट में तो बाद में ही पहन लेंगे। पहले राइट में पहन के कड़क हो गए तो लेफ्ट का कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो हु विल बी एबल टू पुट योर स्लीव? हु विल बी एबल टू पुट योर स्लीव? संगीता चौधरी एब्सोल्युटली गलत। क्वेश्चन को समझिए, फिर से बता रहा हूं। लेफ्ट साइड वीकनेस इसने नर्वस सिस्टम का नहीं बताया है, बॉडी की लेफ्ट साइड का वीकनेस बताया है कि बॉडी का लेफ्ट साइड काम नहीं कर रहा है, उसको स्वेटर पहनाना है। तो पहले स्वेटर कौन से बॉडी पार्ट में पुट करेंगे? पहले स्वेटर कौन से बॉडी पार्ट में पुट करेंगे? क्वेश्चन को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो समझे दोबारा। लेफ्ट बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, लेफ्ट हाथ काम नहीं कर रहा है, स्वेटर पहनना है तो पहले लेफ्ट साइड में पहनाएंगे ना बच्चों, पहले लेफ्ट में पहनाएंगे फिर राइट में पहनेंगे। लेफ्ट हैंड को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। लेफ्ट हैंड को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। क्वेश्चन को समझो रे बच्चों, यही तो क्वेश्चन पूछा है। ये आपकी ओवर स्मार्टनेस आपको धोखा दे देगी, कभी सुधर जाओ। क्वेश्चन को समझो। आगे लिखा लेफ्ट साइड वीकनेस, ब्रेन का लेफ्ट साइड नहीं लिखा, बॉडी का लिखा है। लेफ्ट साइड वीकनेस, व्हाट पार्ट ऑफ स्वेटर इज पुट ऑन द फर्स्ट? पहला स्वेटर का पार्ट कहां पुट करोगे? अब समझ में आया? बहुत देरी हो गई बच्चों, बहुत देरी हो गई, बहुत देरी हो गई। यही तो समझना पड़ेगा तालिब, ये तो समझना पड़ेगा बच्चों, बहुत देरी हो गई आपको। ओके फाइन, विल बी कैरी ऑन, कैरी ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट, आपके बॉडी के हर जॉइंट की मसल और जॉइंट मूव करने वाली एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? देखिए कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, फिर भी गलत कर रहे हैं। एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल्स एंड जॉइंट इज कॉल्ड अडक्शन, रेंज ऑफ मोशन, अबडक्शन, रोटेशन। फटाफट पुट करिए, फटाफट पुट करिएगा। क्वेश्चन को समझ के पुट करना, क्वेश्चन को समझ पुट करना। एक्सरसाइज दैट मूव ईच मसल एंड जॉइंट, वो एक्सरसाइज जो आपके बॉडी के हर मसल्स और जॉइंट को मूवमेंट दिलाती है, वो क्या है बच्चों? ये क्या है? उसको क्या बोलेंगे? यू कैन सी एवरीबॉडी, क्या बोलेंगे? अडक्शन। अडक्शन का मतलब होता है, सपोज मेरा हाथ है, मेरा हाथ बॉडी की तरफ आएगा, उसको अडक्शन बोलते हैं। डबल डी का मतलब बच्चों याद रखना, ऐड होना। डबल डी का मतलब होता है ऐड होना। जब मेरा हाथ बॉडी की टुवर्ड्स आएगा अडक्शन होगा, बॉडी से दूर जाएगा अबडक्शन होगा। अबडक्शन का मतलब अवे होगा। जब पूरा एक रोटेशन लेगा तो उसको रोटेशन बोलते हैं। तो आपका सबका सही आंसर बच्चों, दैट वी कैन से रेंज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ मोशन। ये पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। The best communicate with a client who is a totally deaf। क्वेश्चन को समझना, फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझना, गलती मत करना आप लोग। The best communication with a client totally deaf मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। The nurse add should, अब उस पर्सन से डियर नर्सेस कैसे कम्युनिकेट करेगी? क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं। बेस्ट कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट हु इज टोटली डिफ मतलब कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। देन द नर्स एड शुड, क्या शुड? स्माइल फ्रीक्वेंटली एंड स्पीक लाउडली। पेशेंट के सामने स्माइल किया और जोर से चिल्लाया, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। दूसरा, स्माइल ऑफ्टन एंड टॉक रैपिडली, बार बार एक ही बात को रिपीट करेगी। ऑप्शन सी, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट, बात करना इधर देख इधर रही है। और डी में लिखा है राइट आउट इंफॉर्मेशन, राइट आउट इंफॉर्मेशन। अब आंसर पुट करिएगा बच्चों, अब आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन को समझ के लिखो तब मजा आता है आंसर क्या है। अब ABCD यहां लिखा हुआ है उसके देखिए, अब ABCD आपके सामने लिखा है उसको देखिएगा, राइट आंसर पुट करिएगा कि विच इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, किसके लिए बच्चों? डीफ पर्सन को। अब इसको कम्युनिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? कि स्माइल के साथ बात करना, बार बार बोलना, आई कांटेक्ट को अवॉइड करना, या लिख करके कागज पकड़ा दिया उसने पढ़ लिया, लिख करके दिया और उसने पढ़ लिया, तो कौन सा बेस्ट कम्युनिकेशन होगा बच्चों? कौन सा बेस्ट कम्युनिकेशन होगा? देखिए ज्यादातर बच्चे आई थिंक अभी जो कुछ बच्चे गलत कर रहे ना, उनको सुधरना बहुत मुश्किल है। डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। या बच्चों बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यस दैट आई वांट, दैट आई वांट। लिख करके दे दीजिएगा राइट आउट इंफॉर्मेशन, और डी वाला क्या होगा? पढ़ लेगा। डी वाला क्या करेगा?
पढ़ लेगा, दैट इज अ गुड कम्युनिकेशन एड्स। थैंक यू सो मच, रियली बच्चों। अब इस बार आपकी पेशेंस ने सही आंसर दिया, आपके पेशेंस ने सही आंसर पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, टू अवॉइड पुलिंग द कैथेटर व्हेन द टर्निंग मेल क्लाइंट को कैथेटर लगा हुआ है। कैथेटर लगाने के बाद कैथेटर को पुल होने से प्रिवेंट होने के लिए उस कैथेटर को कहां टैप्ड करते, मस्ट बी टैप्ड। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, to avoid pulling the catheter when the turning male client, the catheter tube must tapped onto the client। एक पेशेंट है कैथेटर लगा हुआ, मेल पेशेंट है, और कैथेटर लगने के बाद जो रिमेनिंग ट्यूब्स होती है उस ट्यूब्स को पुल होने से बचने के लिए कहां पर फिक्स करते हैं, ये क्वेश्चन है। पुल होने से बचने के लिए कहां पर फिक्स करते हैं? बेड शीट पे, अपर थाई पे, बेड फ्रेम्स पे, हिप पे, कहां पर फिक्स करते हैं बच्चों? कहां पर फिक्स करते हैं? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस। वेयर विल बी फिक्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? थैंक यू बालकृष्णा। वेयर विल बी फिक्स? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, अपर थाई बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। अपर थाई पे फिक्स करते हैं। कहां करते हैं बच्चों? अपर थाई पे। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द नर्स एड डिस्कवर फायर, if the nurse aid discover fire the client's room, the first thing to do, यदि आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी है और आग लग जाए तो डियर नर्सेस सबसे पहले क्या करेगी? क्वेश्चन को समझना, एग्जाम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना। इफ द नर्सेस एट डिस्कवर फायर, डियर नर्सेस को फायर दिखा वर्ड में, व्हाट शी विल डू? सबसे पहला फर्स्ट थिंग क्या होगा बच्चों? पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? कॉल द नर्स इंचार्ज, ट्राई टू पुट आउट द फायर, ओपन द विंडो, रिमूव द क्लाइंट। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू कि कौन सा वो इंटरवेंशन है डियर नर्सेज हॉस्पिटल में वर्क करते समय फायर लगने के बाद सबसे पहले करेगी। सबसे पहला स्टेप होगा इन ऑप्शन में से आंसर पुट करना। और स्मार्टनेस वाले बच्चों, इन ऑप्शन में से आंसर पुट करना है। जो पूछा है उसका जवाब देना सीखो, रेड कोट को साइड में रखो, इन ऑप्शन में से जवाब दो। क्वेश्चन ऐसे आते एग्जाम में, फटाफट आंसर पुट करेगा। ए बी सी डी, ऑलमोस्ट बच्चों ने डी पुट किया, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों, बहुत ही शानदार, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। The last sense a dying client will lose, पेशेंट की डेथ होने के बाद सबसे लास्ट में कौन सा सेंसेस लॉस होता है? 5 सेंसरी ऑर्गन पढ़ते हैं, आई, नोज, ईयर, स्किन, टंग। तो कौन सा वो सेंसरी ऑर्गन है डेथ होने के बाद सबसे लास्ट में फंक्शन लूज करता है? सबसे लास्ट में उसके फंक्शन लॉस होते हैं। स्मेल, hearing, taste, then sight. Which is the last sense a dying client will lose? सबसे लास्ट में कौन सा सेंस ऑर्गन लॉस होता है डेथ होने के बाद में? आई तो बच्चों सबसे पहले चला जाता रे, आई को ना लिखे, ध्यान से लिखे। हियरिंग जिन बच्चों ने लिखा उसका आंसर बिल्कुल राइट है बच्चों, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। हियरिंग जो है सबसे लास्ट में डाई होता है। हियरिंग दैट वी कैन से लास्ट ऑर्गन वी कैन से डाई। ओके, नरेश जयपाल डोनेटिंग 29 रुपीज। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फाइनली एमपीसीएचओ का कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। जो बच्चे एमपीसीएचओ का एग्जाम देना चाहते हैं, वीडियो बेस्ड कोर्स है, 899 उसका प्राइस है। कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड एचडी क्वालिटी के वीडियोस हैं, और इस कोर्स को परचेज करके आप अपने आप को एमपी का सीएचओ बना सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करके एमपीसीएचओ कोर्स को सर्च करना पड़ेगा, और कोर्स को सर्च करने के बाद आप इस लॉग आउट करके लॉग इन करके एमपीसीएचओ में सेलेक्ट कर सकते हो अपने आप को। तो आज की जर्नी यहीं तक थी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कोशिश की आप लोगों के लिए, आपकी जिम्मेदारी अपनी जेएनसी को पेंडेमिक बनाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करना, और इस सच्चाई को उन लोगों तक पहुंचाना कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप जेएनसी परिवार से जुड़े, क्योंकि जेआईएनसी है तो भरोसा है, जेआईएनसी है तो क्वालिटी है, जेआईएनसी है तो सिलेक्शन है, जेआईएनसी है तो मुमकिन है बच्चों।
इसी आपके भरोसे के साथ लगातार मेरी ये कोशिश हमेशा 7:30 to 8:30 जारी रहेगी कि कुछ नया आपकी लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। आपका भरोसा मेरे पे यहीं बना रहे। अपना ख्याल रखना, माँ बाप का रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, किसी की बुराई मत करना, जिंदगी में हमेशा खुश रहना बच्चों। एक एनर्जी के साथ जिंदगी खूबसूरती से साथ जीना है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल शिद्दत से लग जाओ, क्योंकि आने वाला 2021 सपनों का ईयर है बच्चों। इस 2021 में अपने जो सपना देखा है उसको पूरा करके दिखाना है। किसी भी तरीके से में मेहनत करनी पड़े, कितने घंटे में जगना पड़े, डिस्कंफर्ट से बाहर निकल के पेन फील करना पड़े, तो पीछे मत उठना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कभी भी पीछे मत उठना और लगातार चलते रहना। आपका जेएनसी परिवार सदा आपके लिए खड़ा रहेगा। अपने हेल्थ का ख्याल रखना, खुश रहना बच्चों। कल फिर मुलाकात करूंगा ठीक शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।